नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ निकिता। सीपीआईएम ने की राम जन्मभूमि ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग। वेस्ट एशिया संकट के बाद भारत तेल की खोज का दायरा बढ़ाने की योजना बना रहा। सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण वाले विज्ञापन हटाने का आदेश दिया। खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान 3000 लोगों की मौत की आशंका। महाराष्ट्र में 5वें दिन भी भारी बारिश जारी, मुंबई समेत कई जिलों में रेड अलर्ट। सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्र सरकार से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के दायरे में लाने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को सिर्फ स्वायत्त संस्था बताकर आरटीआई से बाहर नहीं रखा जा सकता। ब्रिटास का कहना है कि ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार की मंजूर योजना और 1993 के कानून के तहत हुआ था, इसलिए इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के अधिकांश सदस्यों की शुरुआती नियुक्ति भी केंद्र सरकार ने की थी और इसमें गृह मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। ब्रिटास ने कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरह आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े असर को देखते हुए भारत अब घरेलू स्तर पर कच्चे तेल की खोज तेज करेगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका ईरान तनाव के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर लगी पाबंदियों से भारत की तेल आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां सामने आईं। पुरी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, इसलिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसी दिशा में सरकार करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर ऐसे क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज के लिए जल्द बिडिंग प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जहां अब तक कोई खोज नहीं हुई है। चीन में ईरान के राजदूत अब्दोल रेजा रहमानी फजली ने कहा है कि भविष्य में होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों से सर्विस फीस दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई टोल टैक्स नहीं होगा, बल्कि नई व्यवस्था का हिस्सा होगा। राजदूत के अनुसार ईरान और ओमान मिलकर इस अहम समुद्री मार्ग के संचालन के लिए नई व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपने मित्र देशों को विशेष सुविधा देगा। इससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच हुई शुरुआती सहमति के तहत 60 दिनों तक व्यावसायिक जहाजों को बिना किसी शुल्क के होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इसके बाद की व्यवस्था को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री यानी CSEAM वाले पेड विज्ञापनों के आरोपों को लेकर मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को ऐसे सभी विज्ञापन और कंटेंट तुरंत हटाने का निर्देश दिया है जो इस तरह की सामग्री को बढ़ावा देते हों या उसकी पहुंच आसान बनाते हों। सरकार ने मेटा से इस मामले में विस्तृत जवाब भी मांगा है और 7 दिनों के भीतर यह बताने को कहा है कि ऐसे कंटेंट की मौजूदगी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह कार्रवाई ऑनलाइन बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर सख्ती और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम मानी जा रही है। जर्मन अखबार वेल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के हफ्ते भर चलने वाले अंतिम संस्कार में भारी भीड़ और भीषण गर्मी के कारण 1500 से 3000 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने आपातकालीन तैयारियां तेज कर दी हैं और तेहरान के बहशत-ए-ज़हरा कब्रिस्तान में हजारों कब्रें तैयार रखी गई हैं। अंतिम संस्कार के लिए लाखों नहीं बल्कि करीब 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा के लिए 11,000 बसें, 24 घंटे मेट्रो और विशेष राहत व्यवस्था की गई है। इससे पहले भी ईरान में बड़े राजकीय अंतिम संस्कारों के दौरान भगदड़ में कई लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह आधुनिक इतिहास के सबसे महंगे राजकीय अंतिम संस्कारों में शामिल हो सकता है। महाराष्ट्र में लगातार 5वें दिन भी भारी बारिश का दौर जारी है। सबसे ज्यादा असर मुंबई और आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है, जहां जल भराव और यातायात प्रभावित हुआ है। भारत मौसम विभाग ने मुंबई समेत रायगढ़, ठाणे, पालघर, नासिक, पुणे, सतारा और रत्नागिरी के लिए 6 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। पिछले 24 घंटों में रायगढ़ के माथेरान में 408 मिलीमीटर, सांगली के डोंगरीवाड़ी में 398 मिलीमीटर और भीरा में 386 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मुंबई के कोलाबा में
265.6 और सांता क्रूज में 227.7 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रशासन ने लोगों को जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है। केंद्र सरकार की E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के खिलाफ आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। इस आंदोलन का नेतृत्व टीम भारत अगेंस्ट एथेनॉल स्कैम के बैनर तले उद्यमी और टीवी हस्ती तहसीन पूनावाला कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे एथेनॉल नीति के विरोध में नहीं बल्कि इसे जल्दबाजी में लागू करने और आम लोगों से ईंधन चुनने का विकल्प छीनने के खिलाफ हैं। उनका दावा है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति तो दी है, लेकिन प्रतिभागियों की संख्या 200 तक सीमित रखने की शर्त रखी है। दूसरी ओर सरकार और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि E20 ईंधन वर्षों के वैज्ञानिक परीक्षण के बाद लागू किया गया है। यह सुरक्षित है और इससे पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा तथा किसानों को भी फायदा होगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। एक संक्षिप्त फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने इस्राएली नेता के साथ अपने संबंधों पर बात करते हुए आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा कि हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती है। नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात का अनुरोध किया है और दोनों नेताओं की बैठक आने वाले हफ्तों में हो सकती है। हालांकि दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हाल के महीनों में ईरान, लेबनान और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच मतभेद बढ़े हैं। इसके बावजूद नेतन्याहू कार्यालय ने पुष्टि की है कि दोनों नेताओं के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई और जल्द अमेरिका में मुलाकात पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि यह बैठक इस्राएल की घरेलू राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम हो सकती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में विपक्ष नीट विवाद और बढ़ती महंगाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। उनका आरोप है कि सरकार इन अहम मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नीट परीक्षा, महंगाई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़े विवाद और प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर तीखी बहस हो सकती है। वहीं एनटीए ने दोबारा आयोजित नीट यूजी परीक्षा का परिणाम 20 जुलाई तक जारी करने की बात कही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 से 15 जुलाई तक 11 दिनों के विदेश दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वह सबसे पहले कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस दौरान जयशंकर इन देशों के शीर्ष नेतृत्व और विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय घटनाक्रम और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद 13 जुलाई को वे न्यूयॉर्क पहुंचकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 की अवधि के लिए भारत के अभियान की शुरुआत करेंगे। दौरे के अंतिम चरण में 14 और 15 जुलाई को वह ब्रसेल्स में भारत यूरोपीय संघ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की तीसरी बैठक में शामिल होंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में 2 स्थानीय लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों आतंकियों की पहचान लतीफ और साकिर के रूप में हुई है, जिन्हें पहले सर्विलांस कैमरों में देखा गया था। घेराबंदी के दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना की विक्टर फोर्स ने अतिरिक्त जवान तैनात कर सभी संभावित भागने के रास्तों को बंद कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि स्थानीय आतंकियों पर कार्रवाई से आतंकी नेटवर्क और नई भर्ती पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वॉशिंगटन चाहे तो ईरान के बचे हुए नेतृत्व को सिर्फ एक शॉट में खत्म कर सकता है, लेकिन बातचीत जारी रखने के लिए ऐसा नहीं किया जाएगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह बयान ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान दिया। खामेनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका इस्राएल के हवाई हमलों में हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लोगों का खामेनेई के लिए रोना हैरान करने वाला लगा। वहीं ट्रंप के बयान पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपमानजनक बताया है। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की शुरुआत से पहले ईरान के एक सैन्य कमांडर ने अमेरिका और इस्राएल को ईरान पर किसी भी हमले के खिलाफ चेतावनी दी थी। ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जारी एक बयान में
खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा था कि हम ईरान के दुश्मनों, खासकर अमेरिका और ज़ायोनी शासन को चेतावनी देते हैं कि वे कोई गलत कदम न उठाएं और हमारे देश के खिलाफ किसी भी खतरे या आक्रामक कदम का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की अंतिम विदाई के दौरान तेहरान में लाखों लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों में उनकी मौत के बाद पूरे देश में 6 दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए खामेनी के पार्थिव शरीर को कांच के ताबूत में रखा गया, जहां लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। भीड़ ने किल ट्रंप और प्रतिरोध के नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक तेहरान में अगले 3 दिनों के भीतर लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों के जुटने की उम्मीद है। वहीं नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 सदस्यों और अंतिम संस्कार की योजना बनाने में शामिल एक व्यक्ति का हवाला देते हुए कहा गया है कि 56 वर्षीय खामेनी ने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा की दरगाह पर होने वाले दफन के कार्यक्रम में शामिल होने दिया जाए, लेकिन IRGC ने सुप्रीम लीडर को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने को कहा है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।